हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप और स्वागत है आपका एक बिल्कुल नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस देखो, आजकल तो हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो हमने सोचा कि स्पाइडरमैन का जो ऑफिशियल जो एनिमेटेड सीरीज था या फिर कहे तो एनिमेटेड मूवी था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, तो वहाँ का जो स्पाइडरमैन था माइल्स मोरालेस, तो क्या होगा अगर माइल्स मोरालेस का सामना हो जाए हमारे प्यारे माय हीरो एकेडमिया के डेकू से। तो आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके मन में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं। And we are serious। तो चलिए अब बात कर लेते हैं माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो माइल्स मोरालेस के बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो माइल्स मोरालेस अपने पीटर पार्कर का ही सक्सेसर है, पर वो उससे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और पावर एंड एबिलिटीज के बारे में बात करने से पहले चलिए थोड़ा सा ओरिजिन के तरफ देख लेते हैं। तो माइल्स मोरालेस बेसिकली एक 13 साल का लड़का होता है जो कि न्यूयॉर्क में ही रहता है और उस यूनिवर्स में यानी कि उस पैरेलल यूनिवर्स में पहले से ही एक पीटर पार्कर मौजूद होता है। बट उस पीटर पार्कर के मौत के बाद स्पाइडरमैन बनता है अपना माइल्स मोरालेस और उसके पास स्पाइडरमैन के तो सारी पावर्स रहती हैं पर उससे ज़्यादा भी और कुछ पावर्स ऐड हो जाती है। तो पहले बात कर लेते हैं स्पाइडर सेंस के बारे में या फिर कहे तो मकड़ी घंटी। तो माइल्स मोरालेस जो है वो नॉर्मल स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर के जैसे जो खतरा इंस्टेंट आने वाला है उसको तो वो सेंस कर ही लेता है, बट उसके साथ साथ जो थोड़े से फ्यूचर में जो खतरा आने वाला है वो उसको भी पहले से सेंस कर पाता है। और उसके साथ इस 13 साल के लौंडे के पास नॉर्मल स्पाइडरमैन के जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो है ही और दीवार पे भी चिपक सकता है और उसके साथ साथ इसके पास जो एक्स्ट्रा पावर्स है तो ये इनविजिबल भी हो सकता है। हाँ सही सुना आपने, ये इनविजिबल भी हो सकता है जो कि विलन्स के लिए और इसके दुश्मनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और इसी इनविजिबिलिटी के पावर की वजह से ये दुश्मन से बच भी सकता है और उसको चकमा भी दे सकता है। ये बहुत ही फायदेमंद पावर है जो कि बाकी दूसरे स्पाइडरमैन्स के पास नहीं है। और ये माइल्स मोरालेस जो है इसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी की पावर्स भी है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, किसी भी वार का आराम से सह सकता है। और उसके साथ साथ इसके पास नॉर्मल इंसानों से ज्यादा तेज या फिर कहे तो बेटर रिकवरिंग पावर्स भी है। आसान भाषा में कहे तो माइल्स मोरालेस के पास दूसरे स्पाइडरमैन्स के कंपेयर में ज्यादा अच्छा हीलिंग फैक्टर है। और उसके साथ साथ माइल्स के बोन्स में इलास्टिक स्ट्रेंथ भी है और इसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड और एजिलिटी भी है जिसकी मदद से ये किसी भी अटैक को बहुत ही जल्दी डॉज कर सकता है। और माइल्स के पास वेनम ब्लास्ट की एबिलिटी भी है जो कि बाकी स्पाइडरमैन्स के पास नहीं होती। तो वेनम ब्लास्ट के एबिलिटी में माइल्स अपने बॉडी से बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है जो कि वो एक जगह में फोकस करके अगर लॉन्च करे तो वो बहुत ही एक खतरनाक और डेडली सा अटैक होता है जो कि किसी भी इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। और वो इस एबिलिटी को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है, जैसे कि अपने फिस्ट में फोकस करके ये इलेक्ट्रिक पंच भी मार सकता है या फिर इलेक्ट्रिक बीम्स भी छोड़ सकता है और काफ़ी डेंजरस इलेक्ट्रिक ब्लास्ट तो कर ही सकता है भाई। बट मुझे एक बात अजीब लगती है, एबिलिटी इलेक्ट्रो जैसी और नाम वेनम जैसा, मतलब गजब। तो ये तो हो गई माइल्स मोरालेस या फिर कहे तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन की पावर्स, एबिलिटीज एंड ओरिजिन की बात। तो चलिए अब मूव करते हैं डेकू की तरफ। तो डेकू है अपना माय हीरो एकेडमिया के एनिमे सीरीज से। तो माय हीरो एकेडमिया के यूनिवर्स में हर एक इंडिविजुअल के पास एक स्पेशल या फिर कहे तो सुपर पावर होती है पैदा होने के साथ साथ ही। पर अपना मेन कैरेक्टर जो रहता है इजुकु मिडोरिया, जिसका हीरो वाला नाम है डेकू, यानी कि जैसे टोनी स्टार्क का हीरो वाला नाम होता है आयरन मैन, तो वैसे इजुकु मिडोरिया का हीरो वाला नाम है डेकू। तो इसके पास पैदा होने के बाद से कोई भी पावर्स यानी कि कोई भी सुपर पावर्स नहीं रहती, कोई भी क्वर्क्स नहीं रहती। तो वहाँ पे सुपर पावर्स को क्वर्क बोला जाता है, जो भी हो। तो इसका जो आइडल रहता है हीरो वाला ऑल माइट, वो एक दिन डेकू को अपना सक्सेसर चूज करके अपना पावर या फिर कहे तो क्वर्क दे देता है जो कि होता है वन फॉर ऑल। तो चलिए अब डेकू के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो डेकू के फर्स्ट एबिलिटी का नाम है ट्रांसफरेंस, जिसका फर्स्ट यूजर था योइची। तो योइची एक ऐसा बंदा था जिसके पास कोई भी पावर नहीं था सिवाय अपने पावर को किसी दूसरे के पास सरपास करने के अलावा, जो कि बैटल में कोई भी काम का नहीं था। पर उसका जब भैया यानी कि ऑल फॉर वन उसके अंदर ज़बरदस्ती एक पावर घुसा देता है जो कि बेसिकली एक फोर्स ऑफ नेचर होता है, तब यूएजी समझता है कि उसका भैया, मतलब कुछ दिनों बाद यूएजी समझता है कि उसका भैया अच्छा नहीं है, तो वो अपने पावर्स को नेक्स्ट जनरेशन को सरपास कर देता है ताकि वो उसको रोक सके। और ऐसे ही सरपास होते होते पहले वो पावर ऑल माइट को मिलती है और फिर डेकू को। और इसका मतलब है कि डेकू भी चाहे तो अपने पावर्स को किसी को सरपास कर सकता है। पहला एबिलिटी यही था। अच्छा लगा जान के।
यहाँ पे नेपोटिज्म बिल्कुल भी नहीं चलता। तो डेकू के पास जो नेक्स्ट एबिलिटी और क्वर्क है उसका नाम है फ्लोट, जो कि एक्चुअली बिलोंग करता है नाना शिमुरा से, जो कि ऑल माइट का पर्सनल मेंटर था। इस एबिलिटी की मदद से बेसिकली डेकू एयर में कुछ देर के लिए उड़ सकता है, जो कि उसने अनकॉन्शियसली अनलॉक किया था शिगाराकी के साथ बैटल के दौरान उसके फ्रेंड्स को डीके से बचाने के लिए। डेकू नेक्स्ट जो क्वर्क यूज कर सकता है उसका नाम है स्मोक स्क्रीन। ना नको बिल्कुल नहीं, ये वो पोकेमोन वाला अटैक स्मोक स्क्रीन नहीं है। इस क्वर्क का नाम ही स्मोक स्क्रीन है, जो कि बिलोंग करता है वन फॉर ऑल के 6th होल्डर एन से। तो इस क्वर्क की मदद से बेसिकली डेकू जो है वो अपने बॉडी से डेंस स्मोक को छोड़ सकता है, जिसकी मदद से वो हाइड कर सकता है और अपने आप को बचा सकता है किसी भी दिक्कत से। लेकिन इस क्वर्क का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में स्मोक छोड़ दिया तो यूज़र को प्रॉब्लम हो सकता है अपने आसपास की चीज़ों को भी देखने के लिए। तो डेकू के पास जो नेक्स्ट क्वर्क है उसका नाम है फाजिन, जो कि एक्चुअली बिलोंग करता है वन फॉर ऑल के एक अननेम्ड 3rd होल्डर के पास से। तो इस एबिलिटी से बेसिकली क्या होता है कि अगर डेकू के ऊपर कोई एक भारी प्रभाव डाले या फिर एक जोरदार का कोई अटैक उस पर लगे तो उसके मसल्स उस एनर्जी को स्टोर करके बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे एक बहुत ही ज़्यादा काउंटर अटैक कर सकता है, जिससे कि डेकू के फिजिकल एजिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ये एनर्जी कुछ ही टाइम के लिए स्टोर होता है। और इस फाजिन के क्वर्क को इनफ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के द्वारा एनहांस किया जा सकता है। मतलब जितना प्रैक्टिस डेकू करेगा उतना ये एबिलिटी और भी बेटर वे में पावरफुल होता रहेगा। तो इसके बाद डेकू के पास जो क्वर्क आता है उसका नाम है ब्लैक वेव, और इस क्वर्क की मदद से डेकू जनरेट कर सकता है ब्लैक वेन लाइक एक्सटेंशंस को उसके बॉडी से, जो कि डेकू के मुताबिक अलग अलग काम कर सकता है। और वो डेकू अपने बॉडी से एक से ज्यादा यानी कि कई ज्यादा ब्लैक वेब्स निकाल सकता है। और ब्लैक वेब का एक डिसएडवांटेज ये था कि ब्लैक वेब का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता था यूजर के इमोशनल स्टेट के ऊपर, बट डेकू ने इस ड्रॉबैक को अपना एक एडवांटेज बना लिया था टोमुरा शिगाराकी के साथ बैटल के दौरान। और डेकू अपने बॉडी के अंदर से ऐसे बहुत सारे ब्लैक वेब्स को निकाल कर उनसे अलग अलग काम भी कर सकता है। और उसके बाद डेकू के पास जो नेक्स्ट क्वर्क आता है उसका नाम है डेंजर सेंस, जो कि स्पाइडरमैन के आइकॉनिक स्पाइडर सेंस के जैसा ही है, बट नॉर्मल स्पाइडरमैन के, यानी कि वो इमीडिएट आने वाले खतरे को सेंस कर सकता है। और इस क्वर्क का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये क्वर्क काम ऐसे करता है कि यूजर के सराउंडिंग्स में पीपल्स के जो पूरे इंटेंशंस है वो इसका यूजर पहले से ही गेस या फिर सेंस कर लेता है। लेकिन ये सोचो कि अगर कोई अच्छे इरादे लेकर पीछे से छुरा घोंप जाए तब डेकू कुछ भी नहीं कर पाएगा, या फिर कहे तो किसी नॉन लिविंग थिंग के द्वारा इसके ऊपर अचानक से अटैक हो जाए, जैसे कि बिल्डिंग टूट पड़े या फिर कोई अचानक से पीछे गाड़ी वाड़ी चलाए या फिर कुछ भी, तो वो इसको सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके पूरे इंटेंशंस को सेंस कर पाता है। और उसके ही बाद आता है वन फॉर ऑल की पावर। तो इतने देर तक हम जो भी क्वर्क्स देख रहे थे वो ट्रांसफरेंस वाली एबिलिटी की वजह से एक यूजर से दूसरे यूजर तक पास होते होते डेकू के पास आई थी। ठीक है, वन फॉर ऑल इज एक्चुअली अ फोर्स ऑफ नेचर ओवरवेलमिंग बियॉन्ड मोस्ट स्कोप्स ऑफ इमेजिनेशन। और इससे बेसिकली डेकू के फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो जाते हैं और वन फॉर ऑल को डेकू अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे फोकस कर सकता है, जिसकी मदद से ये और भी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकता है। और ये जो वन फॉर ऑल है ये एक सिंबॉलिक टॉर्च भी है ऑल फॉर वन के डार्कनेस के लिए, जो कि रेडिएंट लाइट छोड़ता है, जो कि तुम लोग समझ ही सकते हो। पर क्योंकि डेकू का बॉडी उतना मस्कुलर नहीं है, उसके बॉडी के अंदर से जो ग्रीन कलर का लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है वो उस मसल्स का काम थोड़ा बहुत कर देता है, जिसकी मदद से इसके फिजिकल अटैक्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं इस ग्रीन कलर के लाइटनिंग की वजह से। तो अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो डेकू के पास जो डेंजर सेंस है वो उतना भी ज़्यादा काम का नहीं है, जो कि नॉर्मल स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से भी कमज़ोर या फिर कहे तो वीक है।
पर माइल्स मोरालिस का जो स्पाइडर सेंस है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है किसी भी नॉर्मल स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से, तो ये एक एडवांटेज जाता है माइल्स मोरालिस के साइड में। और यहाँ पे जहाँ पे माइल्स मोरालिस वेब थ्रोइंग कर सकता है, दूसरी तरफ डेकू ब्लैक वेब्स छोड़ सकता है बहुत सारे और अपने विल के हिसाब से उनको कंट्रोल भी कर सकता है, तो ये डेकू के पास एक एडवांटेज ज़्यादा है क्योंकि ये डेकू का ब्लैक वेब थ्रोइंग से ज़्यादा काम का है। अगर डेकू के पास यहाँ पे स्मोक स्क्रीन की पावर है तो दूसरी तरफ माइल्स मोरालिस के पास भी इनविजिबिलिटी की पावर है। अब स्मोक स्क्रीन से डेकू का खुद का भी प्रॉब्लम हो सकता है आसपास की चीज़ों को देखने के लिए और वो स्मोक से कितना भी दूर भाग पाएगा, लेकिन इनविजिबिलिटी की पावर ज़्यादा काम का है, तो ये एक एडवांटेज जाता है माइल्स मोरालिस के दिख में क्योंकि ये ज़्यादा काम का है। और अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो इस बात में मुझे लगता है कि डेकू का स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट में हाईली कंप्रेस्ड करके वन फॉर ऑल को फोकस कर सकता है, तो वो ज़्यादा काम का है। लेकिन अगर बात करें रिएक्शन टाइम की तो माइल्स मोरालिस का रिएक्शन टाइम ज़्यादा है। और अगर बात करें स्पीड की तो स्पीड डेकू का ज़्यादा है, बट अगर बात करें कम्प्लेक्स मूवमेंट्स की तो वो माइल्स मोरालिस का ज़्यादा है। और डेकू हवा में भी कुछ देर के लिए उड़ सकता है जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, बट उतना भी नहीं। और इतना सब कुछ देखने के बाद ये लगभग ड्रॉ सा चल रहा है, लेकिन माइल्स मोरालिस के पास वेनम ब्लास्ट का भी पावर है। आई नो कि डेकू भी अपने बॉडी से ग्रीन कलर का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, बट वो वेनम ब्लास्ट जितना पावरफुल नहीं है क्योंकि देखो उस ग्रीन कलर के लाइटनिंग की मदद से डेकू के सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज ही स्ट्रांग होता है, लेकिन वेनम ब्लास्ट की मदद से माइल्स मोरालिस इलेक्ट्रिक बीम शूट कर सकता है, इलेक्ट्रिक पंचेस मार सकता है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को तो आसानी से किल कर ही सकता है और विलन्स के भी धज्जियां उड़ा के रख सकता है या फिर किसी को पैरालाइज भी कर सकता है। फाइनली हम इसी कंक्लूजन में आते हैं कि इस बैटल का विनर होगा अपना अल्टीमेट स्पाइडरमैन यानी कि माइल्स मोरालिस। और मेरे ओपिनियन में अगर ये कोई नॉर्मल स्पाइडरमैन होता तो डेकू के जीतने के ज़्यादा चांसेस थे, बट माइल्स मोरालिस के सामने डेकू नहीं जीत पाए। और अल्टीमेट स्पाइडरमैन के विक्ट्री के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप में से कौन कौन नो वे होम देखने गया और आपके ओपिनियन में विनर कोई भी हो सकता है, ये बस सिर्फ मेरा ओपिनियन था, तो इसको अपने दिल में, ब्रेन में, किडनी में, फेफड़ों में कहीं पर भी मत लीजिएगा। सो फाइनली लेट्स चेक अ चिल बिल गाइस, अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ऐसे मैं अदर वीडियोस और देखने तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। इस वाले समय इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।